नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित वीडियो 2018 एग्ज़ाम के फर्स्ट शिफ्ट में आए जीएस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में सारे डायमेंशंस के साथ कवर किया गया है। दोस्तों, इस प्रकार का डिस्कशन किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन उनके पास जल्द पहुंचे और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बेसिकली ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। दे रखा है कैलिस्टो एमटी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या हैं। तो ये जो है विभिन्न प्रकार के फॉन्ट हैं। ये बेसिकली आप जब कंप्यूटर में देखेंगे तो आपको इसमें फ़ॉन्ट में आएगा, फ़ॉन्ट रहता है और इधर एक साइज रहता है। तो फ़ॉन्ट में इधर देखेंगे तो बहुत सारे फ़ॉन्ट आपको दिखेगा और ये साइज सेलेक्ट करने का रहता है। तो ये बेसिकली ये फ़ॉन्ट का ये है नाम, कैलिस्टो एमटी, एरियल, सेंचुरी। इसमें बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कैलवरी भी होता है, कैलिबरी होता है और गोथिक होता है, फ्रैंकलिन होता है। बहुत सारे ऐसे फ़ॉन्ट होते हैं और ये साइज भी होता है। तो इस तरह यह जो है आंसर इसका डी हो जाएगा। कैलिस्टो एमटी, एरियल और सेंचुरी जो है ये एक फ़ॉन्ट के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? विच ऑफ दिस प्रोवाइड्स एक्सेस टू इंटरनेट? तो एक्सेस कौन देता है, इंटरनेट तक पहुंच बनाता है? तो यह जो बनाता है आईएसपी, यह पहुंच प्रदान करता है। बेसिकली आईएसपी को फुल फॉर्म हम लोग बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसको एक्चुअली बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आप जानते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन, वो जो कंपनियां होती हैं, मोबाइल कंपनियां, वो बेसिकली प्रोवाइड करवाती है। जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सब जो हैं आईएसपी है। ये एक आईएसपी के प्रकार हैं। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा आईएसपी हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पावर स्ट्रिप क्या है? तो देखते हैं। इसमें पहला दे रखा है, यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वॉल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। तो बेसिकली पावर स्ट्रिप का मतलब यही होता है कि वह जो है यह एक प्रकार का विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वॉल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है, जो उपकरण को समायोजित करता है। यह जो है कई प्रकार के जो उपकरण होते हैं उसकी संख्या को समायोजित करता है और कभी कभी इसे एक्सटेंशन स्ट्रिप भी कहा जाता है। एक्सटेंशन स्ट्रिप, या फिर इसको पावर बोर्ड भी कहते हैं। इसको कभी कभी पावर बोर्ड भी कहा जाता है। और इसमें बहुत सारे सॉकेट लगे होते हैं जिसमें एक साथ कई जो विद्युत जो उपकरण होते हैं उसको लगाया जाता है। इसमें बहुत सारे प्लग होते हैं और उसको विद्युत उपकरण को इसके साथ कनेक्ट किया जाता है। तो बेसिकली पावर स्ट्रिप इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं। निम्न में से कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? यह भी एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो यह जो है पैराग्राफ जो है यह इसमें अवेलेबल नहीं रहता है एमएस एक्सेल में, और ये इलस्ट्रेशन, लिंक्स और सिंबल जो हैं ये तीनों इसमें अवेलेबल रहते हैं। इसमें एमएस एक्सेल में बेसिकली बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे मैं बताता हूँ। आर्ट रहता है इसमें, चार्ट होते हैं इसमें, फिल्टर का ऑप्शन होता है, हाइपर लिंक इसमें होते हैं। तो ये सब चीज़ बेसिकली इसमें एमएस एक्सेल में होता है। और इन सब को सम्मिलित करने के लिए इंसर्ट टैब जो है, इंसर्ट टैब में आप जाएंगे तो ये सब सारे चीज़ आपको इसमें मिलेंगे। इसमें एक शॉर्टकट की जो होता है, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। इंसर्ट टैब खोलने के लिए एक शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं जिसको ALT+N आप दबाएंगे तो इंसर्ट की आपको ये खोल के दे देगा, जिसमें कि आर्ट का ऑप्शन होगा, चार्ट का ऑप्शन रहेगा, फिर फिल्टर का ऑप्शन रहेगा, हाइपरलिंक इसमें का भी ऑप्शन रहता है इसमें। तो इसको हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आ गया ये कंप्यूटर का 4 ही क्वेश्चन था इसमें। अब ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? तो कौन कौन सी नदियों से बेसिकली ये मिलकर बना है त्रिवेणी संगम, ये पूछ रहा है। तो आप जानते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है
प्रयागराज में आकर ये मिलती हैं, प्रयागराज में। और इसीलिए तीनों नदियाँ जो यहाँ पे मिलती है, इसलिए इसे बोलते हैं त्रिवेणी संगम। और आप जानते हैं कि त्रिवेणी संगम जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रतिवर्ष माघ महीने में और साथ ही साथ 6 साल में कुंभ होता है और 12 साल में महाकुंभ होता है। 6 साल में कुंभ होता है और 12 साल में महाकुंभ यहाँ आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? तो बेसिकली पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सा इनमें से जो विश्वविद्यालय हैं वो नहीं है। तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है, बिल्कुल है। चौधरी चरण सिंह भी है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय जो है यह नहीं है, यह जो है भोपाल में है। बेसिकली यह भोपाल में है। और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय भी है। इसको थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय जो है यह 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था बरकतुल्ला, और उन्हीं के नाम पर यह विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। और यह मध्य प्रदेश में है। और ये बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो है वो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की। और यह जो है झांसी जिला में है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो है झांसी जिला में है। और चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है यह जो है मेरठ में है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में है। और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय जो है वह गौतम बुद्ध यानी गौतम बुद्ध नगर नया इसका नाम है, जिससे पहले नोएडा कहा जाता था। तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा नहीं है उसको देख लेते हैं। तो रामलीला है, रासलीला भी है, अहिर नृत्य भी है। गिद्धा नृत्य जो है वह उत्तर प्रदेश का नृत्य नहीं है। तो बेसिकली ये जो गिद्धा नृत्य है वह पंजाब में है। यह जो नृत्य है पंजाब में है। पंजाब में और भी एक नृत्य है भांगड़ा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में और कौन कौन सी होते हैं ये तो हो ही गया, रामलीला, रासलीला, अहिर नृत्य। इसमें कुछ और जोड़ लीजिएगा आप उत्तर प्रदेश में। एक यहाँ पे नौटंकी है और कजरी है, छपेली है, धोबिया नृत्य है। तो ये सब जो है वह यूपी का ही लोक नृत्य है। कुछ और देख लेते हैं हम लोग जो फेमस है, जैसे आसाम का देख लेते हैं पहले। आसाम में आप जानते हैं कि बिहू जो है वह लोकनृत्य काफ़ी फेमस है। झूमर ये भी फेमस है। गुजरात का देख लेते हैं, गुजरात में कौन कौन सा फेमस है। तो गुजरात में आपको पता होगा गरबा और डांडिया। और एक और भी है टिप्पानी, ये भी काफ़ी फेमस है। तो ये हो गया। और कर्नाटक का देख लीजिए, कर्नाटक के भी कुछ फेमस हैं, कर्नाटक के देख लेते हैं। कर्नाटक में होगा यक्षगान, फिर करगा और लाम्बी, ये जो है कर्नाटक के है। तो इस तरह हमने सारा डिटेल में देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी यानी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जो इसका क्षेत्रीय केंद्र जो है यह लखनऊ में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, लखनऊ। ये ललित कला अकादमी का जो स्थापना हुआ था भारत सरकार द्वारा वह 1954 में स्थापना किया गया था। और यह नई दिल्ली में है। ललित कला अकादमी जो है नई दिल्ली में है, जबकि ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय जो है क्षेत्रीय केंद्र जो है लखनऊ में स्थापित किया गया था। और वह इसकी स्थापना की गई थी 1983 में। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी लखनऊ वाले क्षेत्रीय केंद्र की। और ललित कला अकादमी जो है भारत का एक स्वायत्त संस्था है। यह जो है एक स्वायत्त संस्था है। एक चीज़ में आप ध्यान रखिएगा कि जेमिनी राय, मैं नाम लिख देता हूँ, जेमिनी राय को ललित कला अकादमी का फेलोशिप प्रदान किया गया था और यह पहली महिला थी, जेमिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो आप जानते हैं छठ पूजा काफ़ी फेमस है। तो यह जो है रवि यानी सन के लिए यह पूजा की जाती है। यह सूर्य देवता को यह समर्पित है। और हर एक वर्ष कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के षष्ठी को यह छठ पूजा की शुरुआत होता है।
और छठ पूजा जो है बेसिकली संतान की रक्षा और उनकी दीर्घायु के लिए यह पूजा किया जाता है, यह पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला मनाया नहीं जाता है? तो इसमें कौन कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? तो बैसाख मेला जो है यह नहीं मनाया जाता है इलाहाबाद में। कुंभ मेला मनाया जाता है, माघ मेला मनाया जाता है, अर्धा मेला भी मनाया जाता है। बैसाख मेला जो है बेसिकली यह पंजाब में मनाया जाता है। बैसाख मेला जो है इसका संबंध जो है पंजाब से है। और इसी दिन बैसाख मेला जो है सिख के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, पहले तो ध्यान रखिएगा 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह हैं। तो इनके गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में सिख धर्म का पालन करने के लिए खालसा पंथ का गठन किया था। खालसा पंथ का इन्होंने गठन किया था और तब से ही बैसाख मेला मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एसोचैम यूपी एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम यूपी का पूरा नाम क्या है? तो बेसिकली एसोचैम है। एसोचैम केंद्र स्तर पर भी है और स्टेट स्तर पर भी है। तो एसोचैम यूपी का ये फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है आप याद रखिएगा, इसका जो फुल फॉर्म होता है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आप बेसिकली इसको ध्यान रखिएगा, बस फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? तो यह जो है 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश राज्य जो है अस्तित्व में आया है। ये पहले जो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1937 को गया था, लेकिन बाद में 24 जनवरी 1950 को इसका जो नाम है, पहले संयुक्त नाम था और उसका जो बाद में नाम रखा गया यूपी रखा गया, उत्तर प्रदेश रखा गया। यानी पहला जो जब 1937 में बना गया था तो उस टाइम जो नाम था यह संयुक्त प्रांत के रूप में था यह। और 24 जनवरी को ही, ये जो 24 जनवरी 1950 को यूपी बनाया गया, तो 24 जनवरी को ही प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें देख लीजिए उत्तर प्रदेश, अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो कितने राज्यों की सीमा बनाती है, तो 8 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। तो उसमें कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है और एक केंद्र शासित राज्य दिल्ली है। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। और सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करती है यूपी, वो मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो इसकी जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 19,95,81,477। तो आप फैक्ट है इसमें कुछ, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है 2011 की जनगणना के अनुसार। सेकंड नंबर पे जो आता है महाराष्ट्र आता है, थर्ड नंबर पे बिहार आता है और फोर्थ नंबर पर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल आता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि जो हुई है वह हुई है 20.09%। तो इसको भी आप याद रखिएगा, 20.09%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? तो यह उत्तर प्रदेश का कौन सा यह जिला नहीं है? अमेठी है, बस्ती भी है, मेरठ भी है, देहरादून जो है वह उत्तर प्रदेश का जिला नहीं है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है टोटल अभी 75 जिले हैं और देहरादून जो है उत्तराखंड का एक जिला है और उत्तराखंड की राजधानी भी देहरादून ही है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से विभाजित कर करके उत्तराखंड बनाया गया था। तो आप ये भी याद रखिएगा, 9 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है माउंड ऑफ द डेड, माउंड ऑफ द डेड इसका अर्थ है। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह बेसिकली नगरीय सभ्यता थी और इसमें जो है मोहनजोदड़ो एक प्रमुख नगर था। और मोहनजोदड़ो को बेसिकली हिंदी में बोला जाता है मृतकों का टीला।
मृतकों का टीला, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है माउंड ऑफ डेड। सिंधु घाटी सभ्यता में एक मोहनजोदड़ो में जो है बृहद स्नानागार मिला था, और जिसकी जो लंबाई जो थी लगभग वो 7 मीटर के आसपास थी, और चौड़ा जो था 11 मीटर था। और सिंधु घाटी की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और यह जो लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि थी, इसकी जो लिपि थी वह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जबकि देवनागरी स्क्रिप्ट में हम लोग कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसको रीड करते हैं। पहला दे रखा है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे कपास उत्पादन सबसे पहले इन लोगों ने ही किया था। कपास की खेती का जो साक्ष्य मिला था, यह जो मिला था मेहरगढ़ में मिला था। मेहरगढ़ जो कि कहाँ है, बलूचिस्तान में है, ये बलूचिस्तान में है। तो सबसे पहले जो कपास का उत्पादन का जो साक्ष्य मिलता है वह सिंधु में ही मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इस के निर्माण का योगदान नहीं किया था? तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि कुतुब मीनार जो बनाया गया था उसमें कौन से इनमें से जो राजा थे वो इसमें उनका योगदान नहीं था। तो फिरोज शाह तुगलक का था, कुतुबुद्दीन ऐबक का भी था, अलाउद्दीन खिलजी का इसमें कोई योगदान नहीं था, इल्तुतमिश का भी था। ये कुतुब मीनार का जो स्थापना हुआ था वो 13वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की शुरुआत होती है, और इसका जो नींव रखते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक रखते हैं। ये जो कुतुब मीनार की जो टोटल लंबाई है वो 72 मीटर की लंबाई है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार की नींव रखते हैं, और वो सिर्फ उसका आधार ही बना पाते हैं। उसके बाद जो है उनका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश 3 मंजिल का निर्माण करता है, फिर फिरोज शाह तुगलक 5वीं मंजिल तक बनाता है, और अंतिम मंजिल यही फिरोज शाह तुगलक ही बनवाता है। अलाउद्दीन खिलजी का इसमें कोई योगदान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसमें कौन सा जो है मैच सही नहीं है, तो देख लेते हैं। पहला है दे रखा है दिल्ली भारत की राजधानी बन गई 1911 में, तो बिल्कुल 1911 में जो दिल्ली है भारत की राजधानी बनी थी, तो सही है। नेक्स्ट दे रखा है महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांट्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया 1917 में, बिल्कुल गांधी जो है चंपारण आंदोलन शुरुआत करते हैं बिहार से 1917 में ही, तो ये भी सही है। नेक्स्ट दे रखा है बाल गंगाधर तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की 1914 में, तो ये 1914 में इन्होंने नहीं की थी, जबकि 1917 में की थी, तो ये सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। और सुभाष चंद्र बोस ने INC की जो अध्यक्ष बने थे वो अध्यक्ष से इस्तीफा दिए थे 1939 में दिए थे, ये भी सही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। इसमें हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली जो होम रूल लीग जो चलाया गया था वह बेसिकली स्वराज प्राप्ति के लिए चलाया गया था, और भारत में 1916 में 2 होम रूल लीग की स्थापना होती है। 1916 में प्रथम होम रूल लीग जो बनाते हैं उसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक करते हैं, और जिसका मुख्यालय जो है उन्होंने बेलगांव रखा था जो कि कर्नाटक में है। और दूसरा होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी वो दिसंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा किया जाता है, और इसका जो मुख्यालय था अडियार था, और अडियार कहाँ है, मद्रास में है। और तिलक द्वारा स्थापित लीग के अध्यक्ष जो थे जोसेफ बैटिस्टा, ये भी आप कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो तिलक जी जो होम रूल लीग बनाए थे उसके अध्यक्ष कौन थे, तो जोसेफ बैटिस्टा, और इसके सचिव जो थे NC केलकर थे, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो ये जो है 1757 के प्लासी की लड़ाई में जो है अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था, जो कि सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब था। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। प्लासी की जो लड़ाई होती है वह 23 जून 1757 को होती है, और अंग्रेजों के साइड से
जो सेनापति था वो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। इसमें जो है सिराजुद्दौला का सेनापति जो है मीर जाफ़र, वह धोखाधड़ी कर देता है सिराजुद्दौला से और अंग्रेज़ों से मिल जाता है, और इस तरह जो है सिराजुद्दौला मारा जाता है और बाद में अंग्रेज मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैन धर्म में 3 रत्न यानी त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, तो वो क्या है? तो बेसिकली ये पूछा जाए जो त्रिरत्न है वो क्या है। तो त्रिरत्न जो है बेसिकली उसका जो मीनिंग होता है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो ऋषभदेव हैं और वो प्रथम तीर्थंकर भी थे। महावीर स्वामी जो हैं वो 24वें तीर्थंकर थे और सबसे लास्ट तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जो जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, जो कि वैशाली में है, वहाँ पे उनका जन्म होता है। और इन्होंने जो अपना उपदेश दिया था अर्धमागधी भाषा में दिया था, जिसे प्राकृत भाषा भी बोलते हैं। और इन्होंने 3 रत्न दिए थे, जिसमें पहला था सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। तो इसका जो मतलब है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? तो निकोबार में जो द्वीपों की संख्या है वो बेसिकली 22 है, लेकिन ऑप्शन जो दे रखा है 19 दे रखा है, जो कि 22 के नज़दीक है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यहाँ पे लगभग 265 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में कुल मैंने बताया भी 22 द्वीप हैं। और लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। लैंडफॉल आप याद रखिएगा, लैंडफॉल को, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। और सबसे ऊंची जो चोटी है वो सैडल पीक है। सैडल पीक जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, सैडल पीक, जिसकी लंबाई जो है 737 मीटर है। और माउंट हैरियट जो है, इसको भी आप याद रखिएगा, माउंट हैरियट को, माउंट हैरियट नेशनल पार्क है ये बेसिकली इसका नाम। माउंट हैरियट नेशनल पार्क जो है वह दक्षिण अंडमान में स्थित है। यह जो है दक्षिणी अंडमान में है। तो इन सबको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो इसमें मैच करवाना है। तो नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज ने नहीं दिया था, गलत है। ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी ने दिया था, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। सौर मंडल किसको कहते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो सौर मंडल बेसिकली सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उसके अलावा जितने भी आकाशीय पिंड के जो समूह होते हैं उसे सौर मंडल कहा जाता है। और सौर मंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट दिया था ज्वारीय हाइपोथेसिस का सिद्धांत जो है वह जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी ने ही दिया था। लेकिन सौर मंडल की खोज का सर्वप्रथम जिसने खोज किया था वो कोपरनिकस थे, सौर मंडल का खोज करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश या क्षेत्र से मेल खाता है? तो कौन सा मेल खा रहा है? तो दक्षिण अमेरिका और ब्राज़ील जो है, मतलब कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़ा जो देश था वो ब्राज़ील है। तो ये जो है सुमेल सही है, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका जो है वह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसके जो सबसे बड़ी जो देश है वो ब्राज़ील है, दक्षिण अमेरिका का। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ी जो बहने वाली नदी है वो अमेजन रिवर है, जो कि ब्राज़ील में बहती है। अच्छा, ब्राज़ील को देश में यहाँ जो है कहवा का बाग कहा जाता है, जिसका नाम है फैजेंडा। तो ब्राज़ील के ही कहवा के बाग को ही फैजेंडा कहा जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे।
अच्छा देख लेते हैं, एशिया का सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। ये इंडिया नहीं है बल्कि यह रूस है। और ये अफ्रीका का जो है सबसे बड़ा देश जो है वह कांगो नहीं है बल्कि यह अल्जीरिया है। अल्जीरिया है यह। और उत्तरी अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वह यूएसए नहीं है बल्कि कनाडा है। तो यह इसको भी हमने मिलान कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। असंगत मिलान खोजें, यानी इनकरेक्ट मैच कौन सा है उसमें देखना है। तो चलिए मैच कराते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी जो है ब्लू व्हेल है, सही है। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा है, जो कि भारत और बांग्लादेश में है, ये भी सही है। दुनिया में सबसे गहरा झील सुपीरियर झील, यह गलत है। दुनिया का जो सबसे बड़ा गहरा झील जो है वो बैकाल झील है, ना कि सुपीरियर झील है। तो यह जो है सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। और दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा यानी अफ्रीका में है, तो ये सही दे रखा है। तो दुनिया का सबसे गहरा झील जो है बैकाल झील है। बैकाल झील की जो गहराई है वो 1700 मीटर है। और ये जो बैकाल झील जो है वह रूस में है, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट में से एक नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो बानासुर जो है वह नहीं है, चैल है, रानीखेत है और नैनीताल भी है। बानासुर जो है, बानासुर एक सागर बांध है। यह एक्चुअली यह बानासुर सागर जो है एक बांध है जो केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में है। यह जो है केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसको आप याद रखिए। बाकी चैल, रानीखेत और नैनीताल जो है वह रिजॉर्ट हैं, ये पहाड़ी रिजॉर्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के चेमडुयंग ग्लेशियर्स में शुरू होती है, जहां इसे सोंगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र यानी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तिस्ता नदी है का नाम क्या है। तो बेसिकली ये ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियां हैं, तो आप इससे भी मार सकते हैं। और इसका जो उद्गम स्थल है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर है। तो आपको इसमें कुछ भी याद है तो आप इसको मार सकते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा 5 राज्य नहीं है, 5 राज्यों में से नहीं है। तो बिहार जो है इन 5 राज्यों में से नहीं है, जहाँ पे भारतीय मानक मेरिडियन 5 गुजरता है। इसमें मैं बता देता हूँ, भारतीय मानक समय यानी IST जो है, भारतीय मानक समय IST की जो स्थापना होती है 1 सितंबर 1947 को होती है। भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, इसी को मानक समय माना गया है। भारत का मानक समय जो है वो ग्रीनविच टाइम से यानी GMT, ग्रीनविच टाइम को GMT बोलते हैं, GMT से 82.5 डिग्री ईस्ट पर स्थित है। यानी इसका मतलब जो हुआ कि भारत जो है 5.5 घंटा जो है वह ग्रीनविच समय से यह आगे है। और भारत का जो मानक समय है यानी IST जो है वह 5 राज्यों से गुजरता है। तो कौन कौन से राज्य हैं पहले देख लेते हैं। यूपी है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। तो ये 5 राज्यों से यह भारतीय मानक मेरिडियन गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है। तो संविधान जब बनाया गया था तो उसमें लोकसभा की जो अधिकतम संख्या रखी गई थी 552 रखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर सही हो जाएगा। अच्छा, 552 सीट में से 530 सदस्य जो हैं राज्य निर्वाचन से चुने जाते हैं, राज्य निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं। और 20 सदस्य जो हैं वो संघीय क्षेत्र से चुने जाते हैं। 20 जो है संघीय क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। अभी 104 संविधान संशोधन से लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों का जो मनोनयन होता था 2 लोगों का, उसको हटा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत। तो इस तरह जो है टोटल अभी जो है वर्तमान में हो गया है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या जो हो गया है 550 हो गया है। तो इसको आप याद रखिएगा। और राज्यसभा में कितना है, राज्यसभा में
250 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? तो 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही जो है वह संवैधानिक निकाय बना। 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इस अधिनियम से पंचायती राज को अनुच्छेद 243 के तहत जो है संविधान का दर्जा प्राप्त हो गया और यह एक्ट जो है वह 24 अप्रैल 1993 को यह प्रभावी लागू किया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। और इसी अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है, तो इसका यह व्यवहारिक रूप इसमें दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में स्तरिक नहीं है? कौन सा मतलब बोल रहा है जो बेसिकली त्रिस्तरीय प्रणाली जो है इसमें से कौन सा नहीं है? तो नगर परिषद जो है यह इसमें नहीं है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। और आपको बता ही दिया कि 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत या 1992 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दे रखा स्टेटमेंट क्या इसमें है देख लेते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है उसके बारे में ये पूछा जा रहा है, तो पढ़ते हैं पहले। यह एक लिखित संविधान है, तो सही बात है कि भारत का जो संविधान है वह लिखित संविधान है, तो बिल्कुल एक पहला नंबर सही है। दूसरा दे रखा है यह अनुनेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनुनम्य भी है, यानी कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। मूल संरचना के अलावा और सब में संशोधन किया जा सकता है, जबकि मूल संरचना में कुछ भी संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये भी सही है। थर्ड दे रखा है यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है, तो ये भी सही दे रखा है स्टेटमेंट। एक मिनट, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, सी नंबर भी सही है। डी देखते हैं। इसे राज्य के राज्यपाल, सांसद और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है, तो डी नंबर जो है आंसर इसका हो जाएगा। भारत के संविधान में भाग 20 के तहत अनुच्छेद 368 मेंशन किया गया है और अनुच्छेद 368 में ही संशोधन को डिटेल में इसमें बताया गया है। संविधान संशोधन विधेयक जो है वो संसद के एक सदन में पारित होने के बाद वही विधेयक संसद के दूसरे सदन में रूप में पारित होना चाहिए और अंतिम रूप से राष्ट्रपति इस पर अपना हस्ताक्षर करता है, ना कि राज्यपाल करता है, तो यह जो है डी नंबर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कौन सा योगदान देता है, वो कौन सा कारक नहीं है? तो कारक नहीं है, इसको देख लेते हैं। तो औद्योगिक क्रांति, ये तो बिल्कुल नहीं है, यही पहला नंबर जो भी हो जाएगा। ए नंबर जो है यह नहीं होगा। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र लाया गया, उससे लिया गया, बिल्कुल सही है। रूस से समाजवादी कॉन्सेप्ट लिया गया, ये भी सही है। और अमेरिका में अधिकारों का विधेयक लिया गया है, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से जो है बेसिकली वह संसदात्मक शासन प्रणाली लिया गया है, संसदात्मक शासन प्रणाली, और इससे जो है एकल नागरिकता लिया गया है, एकल नागरिकता, और विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है, विधि निर्माण प्रक्रिया। अमेरिका से क्या क्या लिया गया ये देख लेते हैं। अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, पुनरावलोकन जो है यहीं से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता जो है यहीं से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है। महाभियोग का जो राष्ट्रपति पे कॉन्सेप्ट है वो यहीं से लिया गया है। और रूस से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया गया है और न्याय का सिद्धांत लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो इसमें से जो है स्वतंत्रता के समय जो है कौन सा व्यवसाय नहीं था? तो पर्यटन जो था इसमें व्यवसाय नहीं था, कृषि था, हस्तशिल्प था और निर्माण कार्य था। तो आंसर नंबर जो है डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया। तो इसमें जो है औद्योगिकरण हो जाएगा आंसर, ए नंबर। वर्ष 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री जो है मनमोहन सिंह रहते हैं और उन्होंने ही नई उदार आर्थिक नीति का लाया था और उसके पीछे कुछ उद्देश्य थे, उसको देख लेते हैं क्या क्या उद्देश्य थे इसके पीछे लाने का। तो वैश्वीकरण के मैदान में उतारने के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को बाजार के अनुरूप बनाना था, मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाना था और साथ ही साथ भुगतान असंतुलन को कंट्रोल करना था। और थर्ड जो था आर्थिक विकास दर को बढ़ाना था, फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाना था, फिर था आर्थिक स्थिरीकरण को प्राप्त करना और निजी कंपनी के भागीदारी को बढ़ाना था। तो ये सब सारे इसके लक्ष्य थे नई आर्थिक नीति के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री नहीं है? तो इसमें से कौन से अर्थशास्त्री नहीं है? तो दादा भाई नौरोजी थे, बिल्कुल सही है। वी.के.आर.वी. राव थे, ये भी सही है। आर.सी. देसाई भी थे। प्रशांत चंद्र महानवोलिस जो थे ये उस समय नहीं थे। ये बेसिकली जो है इन्होंने जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आया था उसमें इनका योगदान था। 1955 के बाद ये आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से कौन सा शर्त नहीं है? तो पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल ये इन्होंने बोला था, जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। तो पहला तो ठीक है। दूसरा दे रखा, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। तो ऐसा इन्होंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया था पूजा का स्थान, तो बी नंबर जो है गलत हो जाएगा। थर्ड है, इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, तो ये कहा था। और यह भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए, भी तो बी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गलत मिलान की पहचान करें। तो देखते हैं, इसमें एक्चुअली आविष्कारक दे रखे हैं। फाउंटेन पेन का दे रखा है वाटरमैन, अमीटर का दे रखा है जेंक्राइसिस जेंसन, बैरोमीटर का इवांजेलिस्टा टोरिसेली और एनिमेशन का दे रखा है एमिल रेनोल्ड। तो इसको मैच करवाते हैं। तो ये जो है अमीटर का जो है आविष्कार जेरंकाइसिस जेंसन ने नहीं किया था। इसका जो जेरंकाइसिस जेंसन जो है ये बेसिकली संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का इन्होंने आविष्कार किया था, ना कि अमीटर का आविष्कार किया था। तो ये गलत है, बी नंबर इसका आंसर गलत हो जाएगा। फाउंटेन पेन का वाटरमैन ने किया था, बिल्कुल सही दे रखा है ये। और बैरोमीटर का टोरिसेली ने किया था और एनिमेशन का एमिल रेनोल्ड ने किया था। कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे फेमस वाले हैं टेलीविज़न। तो टेलीविज़न का किया था जेल वेर्ड ने। ग्रामोफोन का किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। और टेलीफोन का, ग्रामोफोन का तो हो गया थॉमस अल्वा एडिसन, जबकि टेलीफोन का किया था ग्राहम बेल। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सही मिलान की पहचान करें। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही है। तो माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार किसने किया था? पर्सी स्पेंसर ने। तो पहला ऑप्शन ही जो है वो सही है, इन्होंने किया था माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार पर्सी स्पेंसर ने। ट्रांसफार्मर का आविष्कार जो किया था वो किया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे। बैटरी का जो आविष्कार किया था वो किया था एलेसेंड्रा बोल्टा। और ठीक है, डायनमो का जो किया था माइकल फैराडे ने, ये भी आप याद रखिएगा, डायनमो माइकल फैराडे। कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज ने किया था। थर्मामीटर का फ़ारेनहाइट ने किया था। रिवॉल्वर का सैमुअल कोल्ट ने किया था। तो इन सबको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा
के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर टेम्परेरी स्टोर्ड डेटा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कैश डेटा हो जाएगा। जो आप देखते होंगे बीच बीच में आता रहता कैश डेटा। तो और कैश मेमोरी को जो होता है वो सीपीयू होता है, आप जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है इसे। नेक्स्ट, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। सॉरी, कुछ और क्वेश्चन थे, हाँ ये था। अभिज्ञान संकुतलम किताब के लेखक कौन है। तो आप जानते हैं अभिज्ञान संकुतलम के लेखक के जो किताब के लेखक हैं कालिदास हैं। इसमें देख लेते हैं तुलसीदास जो हैं, इन्होंने जो है इन्होंने रामचरित मानस की रचना की थी। कुछ और भी देख लेते हैं जो फेमस है। अष्टाध्यायी जो हैं पाणिनि ने की थी। रामायण का वाल्मीकि ने किया था। महाभारत का वेद व्यास ने। महाभाष्य का पतंजलि ने। रघुवंशम का कालिदास ने। पंचतंत्र का विष्णु शर्मा ने। सूर्य सिद्धांत का आर्यभट्ट ने। बुद्ध चरित का अश्वघोष ने। और पृथ्वीराज रासो का चंद्रवरदाई ने। तो इनको भी आप याद रखेंगे। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं। तो इसको देखते हैं। पुराने पत्रों का एक समूह, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किन्होंने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू ने, ये बिल्कुल सही दे रखा है। समय का संक्षिप्त इतिहास, अल्बर्ट आइंस्टीन, नहीं ये गलत दे रखा है। ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है स्टीफन हॉकिंग ने लिखा था। स्टीफन हॉकिंग ने लिखा था। इस तरह आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और ये मिड समर नाइट्स ड्रीम लिखा था विलियम शेक्सपियर ने, भी सही है। और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान कार्ल मार्क्स ने लिखा था, तो ये भी सही है। तो आंसर नंबर जो बी है वो गलत है, यह मेल नहीं खाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।